हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था, वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 2। गाइस, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था वैद्युत रसायन क्या होता है। हमने ये समझा था कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। साथ में गाइस हमने ये जाना था कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ में इन सभी टॉपिक्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। गाइस देखिए, वैद्युत अपघट्य का आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर वैद्युत अपघट्य पर ही आधारित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत अपघटनी जो होता है, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन का जो चालकता होती है और विशिष्ट प्रतिरोध होता है, मोलर चालकता होता है और तुल्यांकी चालकता होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। साथ में कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चन इस लेक्चर से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन सभी चीज़ों को फुल प्रूफ प्लान के जरिए हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हम सभी लेक्चर्स का आपको PDF नोट्स देते हैं। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अल्फा इंस्टीट्यूट। आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीछे की सभी क्लासेस का PDF अपलोड मिल जाएंगी। या फिर गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के जरिए आप जा सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी लिंक जो है डिसएक्टिवेट हो जाता है जब उस पर अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर देते हैं। गाइस इसके अलावा हम आप सभी के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी के लिए हम बेंजीन बैच बनाया हूँ जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री है। इस बेंजीन बैच में आपको क्या क्या मिलेगा सुन लीजिए। जैसे ही आपका थर्ड और इसके बाद 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपका असाइनमेंट टेस्ट यहाँ पर लेने स्टार्ट कर दूंगा। असाइनमेंट टेस्ट के साथ में आप सभी का प्रैक्टिस टेस्ट, DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर और ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वहाँ पर आप जाएंगे तो असाइनमेंट टेस्ट का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन असाइनमेंट टेस्ट का दिया, लेकिन अभी तक कोई असाइनमेंट टेस्ट नहीं लिए। 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लेने स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ी बात, इस बेंजीन बैच में आपको पूरा PDF एक साथ मिल जाएगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाइए, 100% फ्री है। कैसे ज्वाइन होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊँ बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें। आप लिखे पा जाएंगे नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन, अगर क्लिक करोगे तो उसी वीडियो को देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताया वैसे कर लीजिए, आप इजीली बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा विद्युत अपघटनी विलयन का चालकता तथा चालकत्व। क्या हेडिंग करना है, बात को समझना। चैप्टर थोड़ा टफ है लेकिन मैं इसको आसान बनाऊंगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। क्या है, विद्युत, हेडिंग करना सभी लोग, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकता तथा चालकता या फिर चालकत्व किसे कहते हैं, कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन। एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग, उन सभी स्टूडेंट कमेंट करें जो डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं और संकल्प लेते हैं कि डेली क्लास में प्रेजेंट होंगे। कब तक, जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और उनकी 90+% की तैयारी नहीं होगी, तब तक डेडिकेशन के साथ में सब चीज़ों को भूलकर, सब चीज़ों को एक साइड रखकर पूरी मेहनत के साथ में पढ़ाई करेंगे। सभी लोग एक बार प्रेजेंट सर कमेंट करें और ये संकल्प लें, माँ शारदे से यानी माँ सरस्वती से स्मरण करें, उन्हें याद करें, उनकी प्रार्थना करें कि आपको इतनी शक्ति दें कि आप मेहनत कर सकें बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, ठीक है। तो गाइस देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह अपने आयनों के रूप में टूट जाए, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे आपका NaCl है, ये तो आपके घर में रखा जाता है। NaCl मतलब नमक, ये क्या है, आपका एक विद्युत अपघट्य है। क्योंकि NaCl अगर ठोस अवस्था में है, यहाँ पर पूरा नमक भरकर यहाँ पर आप प्लाइड लगा दीजिए, यहाँ पर अंगुली डालिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी NaCl को अगर हम द्रव अवस्था में रखें, यानी जब इसे हम लोग पानी के साथ द्रव कर दें तो क्या होता है, NaCl Na+ और Cl- में टूट जाता है और यह विद्युत अपघट्य कहलाता है। और यह NaCl एक अच्छा विद्युत का सुचालक बन जाता है। अब अगर इसे आप कभी पानी में घोलकर एक साइड तार डालकर दूसरी साइड अंगुली डालेंगे ना, करना मत ऐसे, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, नहीं तो इतना
जोर से झटका लगेगा ना, क्या पता चला क्या क्या हो जाएगा आपके अंदर। आप कहोगे सर पंकज सर ने कहा था तो ये समस्या हो गई। तो ये कुछ करना मत मेरे भाई, मेरे सभी छोटे भाई और बहन, ऐसा कभी मत करना। बात समझ में आया? तो यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ अगर द्रव में डालने पर वह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है और वह विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी कहते हैं या विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, बताया था, समझाया था। बोलिए, सिखाया था, बताया था, समझाया था कि नहीं? ठीक है। विद्युत अपघट्य में मैंने यह भी बताया था कि यह अपने आयनों के कारण धारा बहती। तो आज हमें क्या पढ़ना है? विद्युत अपघटनी कोई विलयन है, जैसे इसको मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया, इस डब्बे में। इस डब्बे में क्या डाला? पानी में NaCl डाला, Cl-, ये टूट गया आपका। तो ये विलयन में, इस विलयन की चालकता क्या होगी? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ठीक से मैं फिर से समझना चाहता हूँ, इसको मुझे रब करने दो। हमें क्या समझना है, बात समझना है। यहाँ पे NaCl आपका, यह NaCl है। इस NaCl को हमने क्या किया? पानी में डाला, यहाँ पे डब्बे में, ये डब्बे में डाला हूँ मैं। इस डब्बे में ये आपका NaCl भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये इसमें Na+ और Cl- के रूप में है, Na+ और Cl के माइनस के रूप में। और इस विलयन में यह आपका क्या है? एक विलयन है, विलयन है। इस विलयन में विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी? विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? जब विद्युत धारा बहेगी तो इसकी चालकता क्या होगी? अरे यार, आप लोग 3rd चैप्टर वैद्युत धारा में, अरे फिजिक्स का 3rd चैप्टर में ही पढ़ाया था वैद्युत धारा। वहाँ पे प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था। सेम चली चीज़ें यहाँ पर भी आपको पढ़नी है, सेम डिफिनेशन यहाँ पे पढ़नी है। बात समझो, वहाँ पे तार में था, यहाँ पे विलयन में है। यहाँ पे विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, आयनों के रूप में टूटते हैं। इस विलयन की मुझे चालकता ज्ञात करनी है, जबकि वहाँ पे किसी तार की चालकता ज्ञात करना था। लेकिन दोनों का डिफिनेशन सेम है। विद्युत चालकता किसे कहते हैं, जरा बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं प्रतिरोध के लिए? जरा बताइएगा सभी लोग। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। वैद्युत चालकता क्या होता है? किसी भी विलयन की, उसका जो प्रतिरोध होता है, उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी भी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या वह किसी भी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका लिखिएगा सभी लोग। चालकता, जो चालकता होता है, ये किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है उसके व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं? जिसे देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि जो चालकता होता है, चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं। सर ये पूछता कैसे एग्जाम में? सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछता कैसे। देखिए, सीधे पूछेगा वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझेंगे? किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टे को कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C = क्या हो जाएगा? 1/R, 1/R हो जाएगा। जरा बताइएगा इसका मात्रक क्या होगा? आप ये जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? चालकता C का मात्रक हो जाएगा 1/ओम। 1/ओम को आप लिख सकते हो ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स। ये भी लिख सकते हो। मात्रक पूछता है आपके एग्जाम में, 1/ओम को क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स लिख सकते हो। यह आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है। ओम इनवर्स को आप उल्टा करोगे तो क्या लिख सकते हो? महो भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक 1/ओम होता है, ओम इनवर्स होता है, महो भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? 1/ओम होता है, ओम इनवर्स होता है और महो भी होता है। इसे आप लोग ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है ना, ऐसे ओम को ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके इनवर्स आप लगा दीजिए, यह आपका मात्रक हो जाएगा। ये सभी मात्रक इसके होते हैं। क्या? ओम होते हैं, ओम इनवर्स होता है, महो होते हैं, या फिर ये सिंबल का इनवर्स भी कर सकते हो आप लोग, ये होता है। लेकिन इसका जो CGS पद्धति में मात्रक होता है, किसमें? SI पद्धति में, सॉरी SI मात्रक। इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक क्या होता है? सीमेंस से होता है। सीमेंस
क्या होता है, सीमेंस। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत चालकता के बारे में। चालकता किसे कहते हैं, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, 1/ओम हो सकता है, ओम इनवर्स हो सकता है, महो हो सकता है, चाहे ये आपका साइन इसका इनवर्स हो सकता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चालकता किसका होता है, जैसे कोई भी विद्युत अपघट जल में घोलते हैं तो इसकी चालकता जो होती है क्या होती है, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। ठीक है, यह आपका चालकता का कंसेप्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब हेडिंग करिएगा विशिष्ट चालकता। और यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटनी के विलयन की चालकता से आप लोग क्या समझते हैं। इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग समझा देंगे ना क्या समझते हैं, अगले को समझा देंगे कि नहीं, सही जी बताओ, समझा देंगे सभी लोग। ठीक है, अब आपको हेडिंग क्या करना है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। अब ये मत कहना कि मैं आपको नहीं बताया था, मैं आपको बताया था वैद्युत धारा वाले चैप्टर में। जिन्हें ये पता है एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, जरा बताना सभी लोग कमेंट करके। सभी लोग कमेंट करो यार, फालतू कमेंट क्यों किया करते हो आप लोग, सही चीज कमेंट किया करो। मेरा यह उद्देश्य होता है मैं इतना बार कमेंट करवा दूं, इतना बार बुलवा दूं कि क्लास में ही सब चीजें तैयार हो जाए, बाद में आपको रिवीजन करना पड़े, बस तैयार नहीं करना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े। ठीक है, किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो, किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। सीधी सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है इसे कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा, अरे कप्पा कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के इज इक्वल टू क्या होगा, बात समझना सभी लोग। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा के इज इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। कप्पा के इज इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो इस रो को क्या लिखते हैं, अगर आप इसको उल्टा करके लिखें तो ये आपके बराबर हो जाएगा 1/r यल/a के, 1/r यल/a के बराबर हो जाएगा। यानी कप्पा के इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, ये होता है आपका, क्या होता है, सबसे पहले क्या है आपका 1/रो, जहाँ पे रो क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। मैंने आपको बताया कि कप्पा जो होता है यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को होता है, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो कप्पा के 1/रो के व्युत्क्रम के कहा जाता है। ठीक है, यानी कप्पा के जो होता है ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी कप्पा के किसे कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकता। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। अरे जय श्री राम नहीं, ये बोलो क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बोलो मेरे साथ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो, देखिए कप्पा को के से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो। अब देखिए इस रो का वैल्यू होता है 1/, देखिए रो का वैल्यू क्या होता है, देखिए r इज इक्वल होता है रो ले, रो ले ले, रो ले, तो यहाँ से रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। चूंकि देखिए ये रो का वैल्यू RA/L होता है। अब इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/r हो जाएगा, L/a हो जाएगा। यही हम यहाँ पे लिखे हैं 1/रो के स्थान पर क्या 1/r L/a, ठीक है, यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका क्षेत्रफल, और यल क्या है लंबाई, लंबाई, ये क्या है आपका क्षेत्रफल, और यल क्या है लंबाई है, यल क्या है लंबाई है। अब इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम सेमी इनवर्स, ओम सेमी इनवर्स, ये होता है इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या तो होता है ओम सेमी इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, क्योंकि देखिए रो का मात्रक होता है ओम सेमी, ठीक है, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि 1/, रखना है ना यहाँ पे, क्या रखना है यहाँ पे 1/, रखना है, या फिर साइमन सेमी इनवर्स, साइमन सेमी इनवर्स, या फिर इसका मात्रक साइमन सेमी इनवर्स होता है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, क्या बात समझ में आई कि नहीं, क्या बात समझ में आई आपको, इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम सेमी इनवर्स या फिर साइमन सेमी इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सॉरी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने एक विशिष्ट चालकता का अन्य सूत्र है, कप्पा के इज इक्वल टू एक और सूत्र होता है CLA, CLA, CL/A, ये भी आपका एक होता है कप्पा के का सूत्र, ये भी सूत्र होता है रो के इज इक्वल टू 1/r L/A, और ये भी सूत्र होता है। और यहाँ पे C क्या है आपका, C क्या है, C क्या है, कुछ नहीं किए हैं हम लोग, देखिए 1/r के स्थान पर हम लोग C रखे हैं, और C क्या होता है चालकता है, मैंने आपको बताया था चालकता क्या होता है, चालकता C इज इक्वल टू 1/r होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, तो हमने 1/r के यहाँ पर C रख दिया, L/A वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो यह L/A है इसको हम लोग कहते हैं सेल नियतांक, सेल नियतांक, इसे क्या कहते हैं सेल नियतांक। तो सेल नियतांक का डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेल नियतांक का डिफिनेशन क्या होगा मैं अभी आपको मैं बताऊंगा, अब इंटरेस्टिंग चीजें आने शुरू हुई। सेल नियतांक किसे कहते हैं, यह लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को, तो सेल नियतांक यहाँ पे क्या है L/A आपका क्या है सेल नियतांक है, L/A क्या है आपका सेल नियतांक है, और इस सेल नियतांक जो होता है यह सभी बैटरी के लिए समान होता है, मतलब बात समझ लिया, ये अलग अलग बैटरी जैसे कोई भी सेल नियतांक उसके प्रत्येक के लिए क्या होता है हमेशा निश्चित होता है। अगर बैटरी मान लीजिए X से बना है तो उसका निश्चित होगा, Y से बना है तो उसका निश्चित होगा। तो बात समझना सभी लोग, सेल नियतांक जो होता है लिख सकते हैं आप लोग, सेल नियतांक, सेल नियतांक प्रत्येक बैटरी के लिए, प्रत्येक बैटरी के लिए, प्रत्येक सेल के लिए समान होता है। सेल नियतांक क्या होता है, प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है समान होता है, प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है समान नहीं होता, निश्चित होता है, समान नहीं होता निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो हमने यहाँ पर जो L/A है इसे हम लोग क्या कहते हैं सेल नियतांक, और सेल नियतांक जो होता है प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है निश्चित होता है, प्रत्येक सेल के लिए सेल नियतांक क्या होता है निश्चित होता है। बात समझ में आई, प्रत्येक सेल के लिए जो होता है सेल नियतांक निश्चित होता है, क्या होता है प्रत्येक सेल के लिए सेल नियतांक क्या होता है निश्चित होता है, ठीक है। चलिए अब सेल नियतांक किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन सभी लोग समझ लीजिए। देखिए तो आपको ये समझ में आया कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, सॉरी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, यानी कप्पा K से प्रदर्शित करते हैं। K इज इक्वल होता है 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसे 1/r L/A लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1/r इज इक्वल टू चालकता C होता है, तो इसे CLA लिख सकते हैं। इस L/A को हम लोग क्या लिखते हैं सेल नियतांक, सेल नियतांक जो होता है प्रत्येक सेल के लिए निश्चित होता है। इतना पॉइंट सभी को समझ में आया। चलिए अब हेडिंग करिएगा सेल नियतांक, क्योंकि सेल नियतांक आपके एग्जाम में 1 नंबर में डिफिनेशन पूछा गया था, पढ़ लीजिए सभी लोग, समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी डिफिनेशन है, एकदम ईजी सी डिफिनेशन है, ठीक है। मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ सेल नियतांक किसे कहते हैं, हेडिंग कर लीजिएगा सेल नियतांक।
सेल नियतांक, ठीक है। सेल नियतांक किसे कहते हैं, बात समझिएगा सभी लोग। सेल नियतांक किसे कहते हैं, देखिए सेल नियतांक जो होता है किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लंबाई। देखिए आप अभी हमने ये क्या जाना था कि कप्पा के इज इक्वल टू सी यल अपान ए, ये जाने थे। तो यहाँ पे जो ये हमने आपको बताया कि ये जो यल अपान ए इसी को कहते हैं सेल नियतांक, इसी को कहते हैं हम लोग सेल नियतांक। तो सेल नियतांक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सेल नियतांक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी लंबाई, बीच की लंबाई यल तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। किसी भी सेल के, कोई भी सेल है, मान लीजिए कोई यहाँ पर ये सेल आपका बना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा, तो इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो लंबाई है, इस लंबाई यल तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी सेल का सेल नियतांक क्या होता है, उस सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी, आप लिख सकते हैं, किसी भी सेल का सेल नियतांक, किसी भी सेल का सेल नियतांक क्या होता है, सेल के इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई यल तथा इलेक्ट्रोडों की तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को कहा जाता है। तो सेल नियतांक का डिफिनेशन क्या है, किसी भी सेल का नियतांक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का जो लंबाई होता है, लंबाई यल तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी लंबाई यल तथा सेल के जो उनके का मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सेल नियतांक मैंने आपको बताया यल अपान ए के बराबर होता है। सेल नियतांक क्या होता है, यल अपान ए के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेल नियतांक का एक और सूत्र आता है, हम जाते हैं कप्पा के इज इक्वल टू क्या है, सी यल अपान ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विशिष्ट, छोड़िए जान लीजिए, इसको कप्पा के इज इक्वल टू लिख सकते हैं चालकता इंटू सेल नियतांक, चालकता इंटू सेल नियतांक लिख सकते हैं नहीं, इसे चालकता इंटू सेल नियतांक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चालकता इंटू सेल नियतांक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चालकता को हम इस साइड लेते आते हैं, ठीक है। तो सेल नियतांक, ठीक है, तो यहाँ से सेल नियतांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल नियतांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा के अपान चालकता, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान चालकता किसके बराबर हुआ, हमने पढ़ा चालकता C इज इक्वल टू 1 अपान आर के बराबर होता है। तो 1 अपान चालकता क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। 1 अपान चालकता C इज इक्वल टू 1 अपान आर के बराबर हो जाएगा। अब ये आर क्या है, आर प्रतिरोध है। तो सेल नियतांक क्या होता है, सेल नियतांक क्या हो जाएगा, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध इंटू प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि कप्पा क्या होता है, कप्पा विशिष्ट चालकता, कप्पा होता है विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध, इसके बराबर होता है सेल नियतांक। तो इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो सेल नियतांक इज इक्वल टू होता है विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध सेल नियतांक के बराबर होता है। अब हेडिंग करिएगा तुल्यांकी चालकता, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है। मैं न्यूमेरिकल एक कराऊंगा भी आज, ठीक है। चलिए हेडिंग करिएगा क्या, तुल्यांकी चालकता। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। और इसे एक बार कमेंट करिएगा, सेल नियतांक इज इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट चालकता इंटू प्रतिरोध। इसे कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में करो कमेंट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करो, ताकि आप लोगों को याद होते रहे, याद होते रहे। अब क्या हेडिंग करना है, हेडिंग करना है तुल्यांकी चालकता। क्या हेडिंग करना है, तुल्यांकी चालकता।
तुल्यांकी चालकता। अभी हमने क्या पढ़ा? चालकता पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा? चालकता। चालकता में क्या पढ़ा हमने? चालकता ये पढ़ा कि किसी भी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अब आ गई तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं बताइए जरा डिफिनेशन। देखिए, किसी भी विद्युत अपघट की चालकता जिसकी में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या किसी भी विद्युत अपघट के 1 तुल्यांक भार के चालकत्व को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखना है डिफिनेशन? किसी भी विद्युत अपघट विलयन किसी भी विद्युत अपघट, कोई भी विद्युत अपघट विलयन हो, यानी किसी भी विद्युत अपघट के 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को आप इस तरह से लिखिए, किसी भी विद्युत अपघट के 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इजी से डिफिनेशन है। कोई भी ऐसा विद्युत अपघट है उसके 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट के 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। कोई भी एक विद्युत अपघट है उसके 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे हम लोग लैम्डा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू होता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू होता है कप्पा के इंटू 1000 अपॉन एन। ये होता है लैम्डा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा के इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या है? एन आपकी विलयन की नॉर्मलता है। एन क्या है? आपकी विलयन की नॉर्मलता है। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा तुल्यांकी चालकता अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इतना लिख देंगे, पूरा नंबर आएगा। क्या लिखना है आपको? लिखना है किसी भी विद्युत अपघट की 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता को EQ से प्रदर्शित करते हैं। EQ इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000 अपॉन एन। अब हेडिंग करिएगा क्या? मोलर चालकता। क्या हेडिंग करना आपको? मोलर चालकता। याद हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? ये सभी चीज़ें रटने वाली चीज़ें, ये मत करना समझ में नहीं आ रहा छोड़ के भाग जाए। भागोगे तो परसेंटेज छोड़ के आपको भाग जाएगा। बस समझ भाई, आपको भागना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना है, बार बार याद करनी है, समझना है। ठीक है, मैं समझा कर ही बता रहा हूँ आपको। हेडिंग करना मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता के बाद मोलर चालकता। सर ये मोलर चालकता क्या होता है? देखिए, ऐसे विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल क्या हो? कोई ऐसा विलयन हो जिसमें एक निश्चित आयतन में उपस्थित 1 मोल द्वारा जो चालकता उत्पन्न किया जाता है, जो चालकत्व उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। देखिए, कोई भी बात समझना सभी लोग, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट के 1 मोल के द्वारा जो चालकता उत्पन्न जो चालकता किया जाए उसके क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका विद्युत अपघट्य विलयन है। इस विद्युत अपघट्य विलयन में ये आपका क्या है? विद्युत अपघट्य विलयन है। इस विद्युत अपघट्य विलयन में जो विद्युत अपघट्य है उसका 1 मोल के द्वारा, विद्युत अपघट्य के 1 मोल के द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न किया जाएगा उसे क्या करेंगे? मोलर चालकता करते हैं। तो आप लिख सकते हैं डिफिनेशन, किसी विद्युत अपघट के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं डिफिनेशन। क्या लिखना आपको? डिफिनेशन में क्या लिखोगे? किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित
विद्युत अपघट्य के एक मोल के द्वारा जो चालकत्व जो चालकता उपलब्ध कराई जाए उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल के द्वारा, किसने? विद्युत अपघट्य के एक मोल के द्वारा जो भी चालकता उत्पन्न कराई जाए उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन उसके एक निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के एक मोल के द्वारा जो चालकता उत्पन्न कराई जाए, जो चालकता मतलब वहां पे अवेलेबल कराई जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं, इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य की जरूरत है। नहीं समझेंगे, छोड़कर भागेंगे तो प्रॉब्लम होगी और होती रहेगी। बात समझ में आई? प्रॉब्लम होगी और होती रहेगी। अगर डट कर सामना करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप ही रहेंगे और आपका परसेंटेज भी आएगा। ठीक है, तो मोलर चालकता का एक बार सभी लोग डिफिनीशन बोलेंगे ताकि पड़ोसी तक आवाज़ जानी चाहिए, पड़ोसी जग जाने चाहिए। ठीक है, किसी वैसे सोए नहीं होंगे ना, सो जाने चाहिए, आपकी आवाज़ सुनकर कान में रुई डालकर सो जाने चाहिए। ठीक है, ऐसी आवाज़ करनी है आपको। किसी भी विलयन की एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल के द्वारा जो चालकता जो आपकी उपलब्ध कराई जाती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा यम इज इक्वल टू होता है फार्मूला, लैम्डा यम इज इक्वल टू फार्मूला होता है आप सभी के लिए। क्या होता है फार्मूला? सी कप्पा के इंटू 1000 अपान सी। ये सी क्या है? सी या सी मत लिखिए, यहाँ पर यम लिखिए, यम लिखिए। ये यम क्या है? आपका मोलरता है। यम क्या है? मोलरता है। यम क्या है? आपका मोलरता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है किसके लिए? मोलर चालकता के लिए। बोलिए सभी को फार्मूला समझ में आया? सभी को ये फार्मूला समझ में आया है कि नहीं? सभी को फार्मूला यह समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया फार्मूला। ठीक है, अब हेडिंग करिएगा मोलर चालकता तथा तुल्यांकित चालकता में संबंध। मैं संबंध आपको निकाल नहीं रहा हूं। मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकता में संबंध क्या होता है? देखिए, आपको ने पढ़ा था तुल्यांकित चालकता लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू होता है क्या? कप्पा के इंटू 1000 अपान यन, ये होता है। और लैम्डा यम यानी लैम्डा मोलर चालकता के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा के अपान यम, ये होता है। अगर आपको संबंध ज्ञात करना है तो एक दूसरे से भाग दे दो, एक दूसरे से क्या करो? भाग दे दो, एक दूसरे से भाग दे दो। ऐसा मत करो, आप उल्टा लिख के भाग दो, यानी कि इस तरह इसको नीचे रख के भाग दो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। लैम्डा ई क्यू, तो आपका एक इक्वेशन आ जाएगा इज इक्वल टू कप्पा के इंटू 1000 अपान यन, ऐसे भाग दो। अब इसे भाग दे दो। जब भाग दोगे तो क्या होगा? ये ऊपर का कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू यन अपान यम, ये बचेगा, यन अपान यम बचेगा, यन अपान यम बचेगा। यन क्या है? नॉर्मलता है, ये नॉर्मलता है। यम क्या है? आपका मोलरता है, ये मोलरता है। यन नॉर्मलता, यम मोलरता। आपको मालूम है इसके नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात को क्या कहते हैं? नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात को क्या कहते हैं? जब नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात को यन कहते हैं, यानी कि लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू यन के बराबर होगा। अब ये यन क्या है? यन जो होता है अम्ल का क्षारकता होता है। अम्ल का क्षारकता का क्या मतलब? जैसे ये आपका है एक अम्ल HCl, एक अम्ल है H2SO4, एक अम्ल है H3PO4। ठीक है, अब इसका क्षारकता क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और यानी आपका हो सकता है क्षार का, अगर क्षार है क्षार का अम्लता, और अगर लवण है तो लवण में धनायन, लवण की जो है संयोजकता, लवण की संयोजकता हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अम्ल की अम्लता क्या हो, क्षारकता क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर
हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, तो इसकी चालकता 1 होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो इसकी चालकता 2 होगी। यहाँ पर कितनी होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। या 3PO4 में चालकता कितनी होगी, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। रही क्षार की अम्लता की बात, जैसे NaOH है, ये आपका क्या है, क्षार है, तो ये क्षार में OH जितनी संख्या होगी OH की, वही आपकी क्षार की अम्लता होगी। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी भी ये दिया हो और वहाँ पे इसकी क्षारकता या अम्ल का नाम दिया हो, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना H है, उतना यहाँ पर रख के आप गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। यानी कि आप आसानी से आंसर ला सकते हैं, दोनों में यही संबंध होता है। अब ये N अपानी यानी नर्मलता अपान मोलरता, यहाँ से ये संबंध आया है। आप N को लिख सकते हैं, N = लिख सकते हैं, N = लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N = स्मॉल m अपान ई, ये स्मॉल m अपान ई, स्मॉल m अपान ई, ये लिख सकते हो, स्मॉल m अपान ई। ठीक है, स्मॉल m में यह आपका अणुभार है, यह आपका तुल्यांकी भार है, ये मैं आपको बताया था। ठीक है, यह अणुभार है, तुल्यांकी भार है। ये पॉइंट नहीं समझ में आया आप लोगों को, मुझे मालूम नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इतना नोट कर लीजिए पहले, ये होता है संबंध। अब इस संबंध को कैसे लाएंगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सर, ये नॉर्मलता, ये मोलरता है। इसके आगे मुझे बताइए ये N कैसे आया। ठीक है, आइए मैं बता रहा हूँ N कैसे आया, इसको रब कर रहे हैं, बात समझना सभी लोग, बात समझना सभी लोग। ठीक है, देखिए लैम्डा m अपान लैम्डा EQ ये दिया है आपके सामने। तो देखिए ये लैम्डा m जो है, लैम्डा m अपान लैम्डा EQ ये है जो आपका। ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार, यार सॉरी, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये होता है। नीचे क्या होता है, उसके तुल्यांकी भार से भाग देते हैं, और नीचे क्या करते हैं हम लोग, उसके तुल्यांकी भार से भाग देने के बाद नीचे हम लोग क्या करते थे, इसमें गुणा करते थे आपके किसके, आयतन V के, वो भी लीटर में। ठीक है, ये होता था नॉर्मलता का, यानी N के स्थान पे हम लोग ये लिखें। मोलरता के बराबर यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल w अपान कैपिटल, ये जो अणुभार होता है m। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, V लीटर में, यही होता है ना। इसी तरह सांद्रता निकाल रहे थे हम लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम नंबर है आप सभी के सामने, पूछ लेना। ये V लीटर से लीटर कट जाएगा, ये W से W कट जाएगा, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, स्मॉल m अपान ई, और स्मॉल m अपान ई का वैल्यू N होता है, जिसका वैल्यू अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। मैं PDF आपको आज शाम तक, यानी आज शाम क्या, कल सुबह तक अपलोड करूंगा। उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हूँ, प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सूत्र पर रखकर आप लोग कर सकते हो, उसे सभी लोग कर लेना टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को लेक्चर देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बैच वगैरह में सभी लोग ज्वाइन हो जाना, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू।